नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं इनके नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम नोट्स पब्लिकेशन की बुक को कवर कर रहे हैं और इस किताब के हम अभी तक 35 पार्ट में 1750 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। इन प्रश्नों को हमने ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर किया, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने इनसे रिलेटेड आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं, उनको भी हमने इन्हीं के साथ यहां पे कवर किया, जिससे आपके एक जैसे प्रश्न एक साथ कवर हो सके। आज हमारा ये इस सीरीज का 36वां वीडियो होगा, जिसमें हम जो आगे की जो हमारी सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे और 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में आपको हमने लास्ट वीडियो में आभूषणों के बारे में देखा था, तो जो रह गए थे उनको कवर करेंगे। कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड की कुछ प्रमुख फिल्में हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ प्रमुख मेले हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। अगर आपने इस सीरीज की जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंडवा आभूषण कहां पर पहना जाता है? आभूषणों को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो कंडवा आभूषण को पैरों पर पहना जाता है और इसे सुदभन के नाम से भी जाना जाता है। तो सुदभन दे या कंडवा दे, एक ही आंसर यहां पर होगा, पैर। नेक्स्ट है हमारा, इमरती आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो जो इमरती आभूषण है इसे भी पैरों में पहना जाता है और यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैरों में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? पैरों में पहने जाने वाले आभूषण देखिए, हमने इमरती को देखा, ऊपर हमने कंडवा को देखा और एक और है पैरों में ही पहना जाता है, पौंटा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक आभूषण हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसको हमने पढ़ा था पौंजी। ठीक है, कहीं पर पौंची है और कहीं पर पौंजी है। यह पहना जाता है हाथों में, पौंटा पहना जाता है पैरों में। तो दोनों में याद रखना, दोनों अलग अलग हैं और दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य वाद्ययंत्र कौन सा है? जो उत्तराखंड का राज्य वाद्ययंत्र है यह है ढोल। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्ययंत्र कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 2015 में। ठीक है, साल भी याद रखना है, पूछे जाते हैं। जैसे उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। कब घोषित किया? 2011 में। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य वाद्ययंत्र क्या है? ढोल, और इसे 2015 में घोषित किया गया। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्ययंत्र घोषित किया गया। ढोल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस पेपर में, कि राज्य के अंदर ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? ठीक है, ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता, उनका नाम है उत्तम दास। इनका नाम भी आपको याद रखना है, राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता है। नेक्स्ट है हमारा, बिनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्रों को लेकर भी हम यहां पे सारे प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि वाद्य यंत्र को लेकर पूछा जाता है, किसी की कुछ विशेषता होती है तो वो विशेषता पूछी जाती है, या फिर आपसे पूछा जाता है ये किस प्रकार का है। ठीक है, धातु का है, चर्म वाद्य यंत्र है, या फिर सुशिर वाद्य यंत्र है। तो जो बिनाई आपका वाद्य यंत्र है ये एक धातु वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट धातु वाद्य यंत्र हैं? एक है आपका मंजीरा, ये भी क्या है? धातु वाद्य यंत्र है। इसके अलावा एक वाद्य यंत्र है खजड़ी, ये भी आपका क्या है? एक धातु वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा, ढोर और धतीमा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? जैसे हमने देखा बिनाई किस प्रकार का है? धातु। इसी प्रकार जो ये ढोर और धतीमा, ये दोनों वाद्य यंत्र चर्म वाद्य यंत्र हैं, यानी कि चमड़े के बने ये होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चर्म वाद्य यंत्र हैं? जैसे कि आपने देखा ढोर है, धतीमा है, इसके अलावा जो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल, ये भी क्या है? चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके अलावा तबला, डफली, हुड़की जो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है ये भी क्या है? आपका चर्म वाद्य यंत्र है, हुड़की। ठीक है, मशकबीन वाद्य यंत्र मूल रूप से कहां का है?
देखिए जो मशकबीन वाद्य यंत्र है जिसे हम बैकपाइपर के नाम से जानते हैं, ये बैकपाइपर की तरह है या उसी की तरह है ये, ठीक है। तो मशकबीन वाद्य यंत्र जो है ये स्कॉटलैंड का है मूल रूप से, ठीक है। और ये किस प्रकार का है, तो यहाँ एक शुशिर वाद्य यंत्र है। शुशिर वाद्य यंत्र यानी जैसे बांसुरी है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है। तो मशकबीन वाद्य यंत्र ये पेपर में पूछा गया है कि मूलतः ये किस देश से आया है, तो ये आया है स्कॉटलैंड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तुरही और रणसिंघा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। देखिए दो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, एक है तुरही और एक है रणसिंघा। सबसे पहले ये किस प्रकार के हैं, तो ये दोनों शुशिर वाद्य यंत्र हैं। इनकी विशेषता है जो पेपर में पूछी जाती है। क्या विशेषता है, देखिए तुरही और रणसिंघा जो कि शुशिर वाद्य यंत्र हैं, ये दोनों पहले के टाइम पर युद्ध के समय में बजाए जाते थे। तो क्वेश्चन बनता है कि युद्ध के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से थे या फिर युद्ध वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो आप बताएंगे तुरही और रणसिंघा, ठीक है। युद्ध के समय इनको बजाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा पशुचारकों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है मोचंग वाद्य यंत्र। आप इसको याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। और यह भी किस प्रकार का है, तो यह भी एक शुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। राज्य में बांसुरी को क्या कहते हैं, तो राज्य में बांसुरी को अलगोजा के नाम से यहां पर जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। कैसा वाद्य यंत्र, आप सभी जानते हैं बांसुरी क्या है, एक शुशिर वाद्य यंत्र है। हुड़की किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो हुड़की के बारे में हमने ऊपर देखा कि यहां एक चर्म वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बड़े आकार की हुड़की होती है उसे कहा जाता है हुड़ुक, ठीक है। और जो छोटे आकार की हुड़की होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे साहित्य कहा जाता है, ठीक है। उसे साहित्य कहा जाता है छोटे आकार की। बड़ी आकार वाली को हुड़क कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। हुड़की कैसा वाद्य यंत्र है, ये आपका चर्म वाद्य यंत्र है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेलों के बारे में यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल में किस अवसर पर भैला नृत्य किया जाता है। तो देखिए गढ़वाल में भैला नृत्य ये किया जाता है दीपावली के अवसर पर। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। कौन सी जनजाति है, जो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को राष्ट्रीय दीपावली के 1 महीने के बाद मनाती है, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट है राज्य में होली की कौन सी 2 शैलियां प्रचलित हैं। राज्य के अंदर होली की 2 शैलियां प्रचलित हैं, एक है खड़ी और एक है बैठ की। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि खड़ी और बैठ की किसकी शैलियां हैं, तो ये होली की शैलियां हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है किस त्योहार को काले कौवा का त्योहार कहा जाता है। काले कौवा का त्योहार ये कहा जाता है घुघुतिया त्योहार को, ठीक है। जब कुमाऊं में मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति को ही घुघुतिया त्योहार कहते हैं और इसे ही काले कौवा का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। मूल रूप से कहां का है ये त्योहार, कुमाऊं का है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो काले कौवा त्योहार, घुघुतिया त्योहार और मकर संक्रांति तीनों एक ही नाम है। इसे खिचड़िया संक्रांत के नाम से भी जानते हैं गढ़वाल में भी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। किस त्योहार को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए बसंत उत्सव के रूप में फूल संक्रांत को मनाया जाता है या जिसे फूलदेई त्योहार भी कहते हैं। याद रखेंगे, सीधा पूछेगा बसंत उत्सव के रूप में किस त्योहार को मनाते हैं, तो जो फूल संक्रांत है या फूलदेई त्योहार, इसे बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्य भर में हरेला पर्व को किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए राज्य में जो हरेला पर्व है इसे पौधरोपण दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाता है, यानी कि उस दिन पौधरोपण करके इस त्योहार को मनाया जाता है। तो हरेला पर्व को किस रूप में मनाते हैं, पौधरोपण करके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आमतौर पर 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं का प्रसिद्ध पशुओं का त्योहार कौन सा है। देखिए कुमाऊं का जो फेमस पशुओं का त्योहार है, जिसे गायों का त्योहार भी कहते हैं, यह है आपका खतड़ुआ त्योहार। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नाम याद रखेंगे कि कुमाऊं का प्रसिद्ध पशुओं का त्योहार कौन सा है, खतड़ुआ त्योहार, और इसे गायों का त्योहार भी कहते हैं। दूसरी चीज जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है, खतड़ुआ त्योहार की हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है कि ये किस चंद राजा के काल में शुरू हुआ। तो खतड़ुआ त्योहार की शुरुआत होती है, जो चंद राजा था लक्ष्मी चंद, इसके शासन काल में खतड़ुआ त्योहार की शुरुआत हुई थी।
कैसे हुई थी? देखिए, लक्ष्मीचंद ने लगातार 7 बार उस समय जो गढ़वाल के राजा थे मानशाह, इनके ऊपर हमला किया था। यानी कि गढ़वाल पर लगातार 7 बार इसने आक्रमण किया, लेकिन 7 बार यह पराजित हुआ। ठीक है, जब 8वीं बार लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस समय जो गढ़वाल का सेनापति था उसका नाम था खतर सिंह। ठीक है, तो वो सेनापति वहां पर मारा गया। तो एक छोटी सी विजय मिली यहां पर लक्ष्मीचंद को, क्योंकि इससे पहले 7 बार वो असफल रहा। 8वीं बार उसने गढ़वाल के सेनापति को मारा जिसका नाम खतर सिंह था, और उसी के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा त्योहार की शुरुआत होती है। याद रखेंगे, पूछा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में लगातार 22 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो कुमाऊं में लगातार 22 दिनों तक मनाया जाता है बैसी त्योहार। ठीक है, यह एक धार्मिक त्योहार है और इस त्योहार में जो लोक देवता होते हैं उनकी स्तुति यहां पर की जाती है। चैतौल उत्सव किस देवता को समर्पित है? चैतौल उत्सव यह देवल समेत देवता को समर्पित है और पिथौरागढ़ में यह मुख्यतः मनाया जाता है। कुमाऊं में फसल कटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देखिए, कुमाऊं में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई त्योहार। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जब कुमाऊं में फसल की कटाई होती है उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कलाई त्योहार। गढ़वाल में गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में पूरे गांव को बीमारियों से बचाने के लिए, कि गांव में बीमारियां ना आए, इसके लिए सारा त्योहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस पे आपको याद रखना है। संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो संतान के कल्याण के लिए भिरौली त्योहार या भिरौली उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। फसल कटने के लिए कौन सा त्योहार है? कलाई त्योहार। ठीक है, बीमारियों से बचाने के लिए सारा त्योहार, और जो संतान कल्याण है इसके लिए भिरौली त्योहार। जौनसार में भेड़ पालकों के नाम पर मनाया जाता है। जौनसार क्षेत्र में कौन सा त्योहार है जो भेड़ पालकों के नाम पर मनाया जाता है? यह है नुणाई त्योहार। ठीक है, जो भेड़ बकरी पालक होते हैं, भेड़ पशु चारक होते हैं, इनके नाम पर या इनके लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। इसीलिए नुणाई त्योहार को पशु चारकों का त्योहार या पशु चारकों का मेला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि जौनसार में भेड़ पालकों का त्योहार कौन सा है? आप बताएंगे नुणाई त्योहार। ठीक है, चलिए, गोलज्यू महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो गोलज्यू महोत्सव ये अल्मोड़ा में मनाया जाता है। नौठा कौथिक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जो नौठा कौथिक है इसे हिमालय महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो नौठा कौथिक लगता है अलग अलग स्थानों पे लगता है, लेकिन जो चमोली में आपका आदि बद्री धाम है, आदि बद्री धाम में इसी नौठा कौथिक को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चरवाहों एवं कृषकों का उत्सव कौन सा है? तो देखिए, चरवाहों और कृषकों का प्रमुख उत्सव है हिल जात्रा उत्सव, जिसे हिल जात्रा महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि हिल जात्रा उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मुख्यतः पिथौरागढ़ में। ठीक है, और यह कृषकों का प्रमुख उत्सव है। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक और चीज, ये जो हिल जात्रा उत्सव है ये किसकी देन है? तो ये नेपाल की देन है, नेपाल से ये आया है। हिल जात्रा उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है धान की रोपाई के समय। जब कुमाऊं में, खासतौर पर पिथौरागढ़ में धान की रोपाई होती है उस समय मनाया जाता है हिल जात्रा उत्सव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चरवाहों और कृषकों का उत्सव इसको कहते हैं, नेपाल से ये आया है, ध्यान रखेंगे। कृषि कार्यों से संबंधित गतिविधियों वाला नृत्य कौन सा है? तो कृषि संबंधी या किसी कार्यों से संबंधित जो गतिविधियां हैं इनसे जुड़ा हुआ नृत्य है स्वांग नृत्य। जो ये हिल जात्रा उत्सव है, जिसे हमने पढ़ा कि ये कृषकों का उत्सव है, इसी में किया जाता है स्वांग नृत्य। पूछा जा सकता है कि हिल यात्रा उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो स्वांग नृत्य और हिरण चितल नृत्य यहां पर किया जाता है। नंदा राजात यात्रा
किस गांव से शुरू होती है? देखिए जो नंदा राजात यात्रा है यह आपके चमोली के कांसुआ गांव से शुरू होती है, ठीक है। और कहां तक जाती है? तो ये यात्रा जो चमोली के कांसुआ गांव से शुरू होती है और आपके होमकुंड तक ये यात्रा जाती है। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। कहां तक जाती है? होमकुंड तक। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है कांसुआ गांव से लेकर होमकुंड तक, यानी नंदा राजात यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो ये लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है। 19 से 20 दिन इस यात्रा को पूरा करने में लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, नंदा राजात यात्रा का आयोजन 12 वर्षों में होता है, ठीक है। जो राज्य गठन के बाद पहली नंदा राजात यात्रा हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2014 में, ठीक है। इससे पहले कब हुई थी? इससे पहले हुई थी सन 2000 में, लेकिन वो अगस्त के महीने में हो गई थी, अगस्त सितंबर में हो गई थी। राज्य बना था नवंबर में। तो अगर आपको पूछेगा 21वीं सदी की पहली नंदा राजात यात्रा कब हुई, तो आप बताएंगे 2000। राज्य गठन के बाद पहली यात्रा कब हुई, तो आप बताएंगे 2014, ठीक है। अंतर यहां पर 14 साल का था, क्योंकि बाद में आगे जाके ये 14 साल में हुई थी। फिक्स 12 साल नहीं है इसका, होनी 12 साल में चाहिए, लेकिन आगे पीछे ये होती रहती है, ठीक है। जो पहला प्रमाण मिलता है नंदा राजात यात्रा का कि ये कब आयोजित की गई, ये मिलता है 1843 का, ठीक है। 1843 में की गई। उसके बाद 1886 में, 1905, 1925, 1951, 68, 1987, इस तरीके से। तो आयोजन 12 वर्षों में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस दर्रे से होकर मानसरोवर यात्रा गुजरती है? तो मानसरोवर यात्रा ये आपके लिपुलेख दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में है, इस दर्रे से होकर जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, उससे पहले बिना वीजा के ये यात्रा चलती थी, यानी कि आप डायरेक्ट यात्रा पे जा सकते थे। लेकिन जब ये युद्ध हुआ 1962 में, उसके बाद से भोटिया व्यापार बंद हो गया चीन के साथ, ठीक है। आना जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ी और इस यात्रा को भी बंद कर दिया गया। दोबारा इसको कब खोला गया? 1981 में, और तब वीजा यहां पर कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत चीन युद्ध के बाद जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसे दोबारा से कब शुरू किया गया? 1981 में। कौन सी यात्रा उत्तराखंड में पांचवा धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में पांचवा धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टिहरी जनपद में यह यात्रा होती है, हर साल सितंबर के माह में होती है और इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यात्रा का नाम पूछेगा तो आप खतलिंग रुद्रा देवी का नाम बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए धाम कौन सा है जिसे उत्तराखंड का पांचवा धाम कहते हैं, तो आप जागेश्वर धाम को बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए पेपर में पूछा गया है, ये जो जागेश्वर धाम है अल्मोड़ा में किस नदी के तट पर स्थित है? नेक्स्ट है, पमाली कांठा केदार यात्रा कहां से शुरू होती है? देखिए ये जो पमाली कांठा केदार यात्रा है, ये आपके टिहरी से शुरू होती है और रुद्रप्रयाग में जाकर खत्म होती है, ठीक है। केदारनाथ तक जाती है टिहरी से। नेक्स्ट है, दयवोरा यात्रा का आयोजन किस जनपद में होता है? तो ये जो दयवोरा यात्रा है, ये आपके पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली एक देव यात्रा है। कुमाऊं में बनने वाले किस पकवान को चावल की जलेबी भी कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आयोग कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है चावल की जलेबी ये कहा जाता है सिंगल को, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो झंगोरा होता है उसकी जब खीर बनाई जाती है तो उसको सांवा कहा जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पकवान जिनके बारे में पूछा जा सकता है। एक आता है स्वाले। स्वाले क्या है? तो जो पूरी होती है, पूरी को गढ़वाली में स्वाले कहा जाता है, ठीक है। राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो देखिए राज्य की पहली फिल्म और पहली गढ़वाली फिल्म भी कौन सी है? दोनों का आंसर एक ही है, जगवाल, जो कि 1983 में आई थी। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी? जगवाल। पहली फिल्म भी कौन सी है? तो वो भी जगवाल है, ठीक है। पहली गढ़वाली फिल्म भी कब आई थी? ये 1983 में। राज्य की सबसे सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी है? तो राज्य की सबसे सफल गढ़वाली फिल्म है घर जवैं, जो कि 1985 में आई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये सबसे प्रसिद्ध है और सबसे सफल है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन थी?
कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है मेघा आ। ये आपको याद रखना है, ये कुमाऊनी की है। गढ़वाली की पूछेगा तो जगवाल, उत्तराखंड की पूछेगा तो जगवाल। ये आई थी 1987 में, ठीक है। और जो कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म कौन सी है पूछा जा सकता है, तो वो है चेली। यहां पर नाम दिया है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो भूकंप पर बनी फिल्म है चक्रचाल। पूछा जा सकता है कि जो फेमस फिल्म है चक्रचाल किस पर आधारित है, तो ये भूकंप पर है। जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? तो जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री है चालदा यात्रा। राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी थी? तो राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म थी समलौन। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है? तो ये कुछ फैक्ट बेस पर वन लाइनर है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। राज्य की जो पहली वीडियो फिल्म वो है समलौन। राज्य का जो पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है इसका नाम है झुम्पा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं में होने वाली रामायण अल्मोड़ा शैली की है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो कुमाऊं में किस शैली की रामायण होती है? अल्मोड़ा शैली की, और इसकी शुरुआत होती है 1860 में। राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म कौन सी है? इस फिल्म का नाम है तेरी सौ। किस पर आधारित है? अगर आपको मोटा मोटा पूछा जाए, ठीक है, तो ये होगा राज्य आंदोलन। पर्टिकुलर अगर आपसे घटना के बारे में पूछ लिया जाए तो रामपुर तिराहा कांड के ऊपर यह फिल्म आधारित है। रामपुर तिराहा कांड, जिसे मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं, कब घटित हुआ था? यह हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। कुली बेगार पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो कुली बेगार पर बेस्ड फिल्म है मधुली, जो कि 2007 में आई थी। 2007 में श्रीदेव सुमन के ऊपर भी एक गढ़वाली फिल्म बनी थी, तो वो भी आपको याद रखना है कि श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनी, वो भी 2007 में। प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म कौन सी थी? तो उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म थी गुल्लू। 2010 के आसपास ये फिल्म आई थी, ठीक है। तो उत्तराखंड की राज्य की पहली बाल फिल्म कौन है? गुल्लू। रैबार फिल्म किस वर्ष में बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म है रैबार, और इसके ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के, क्योंकि आप जानते हैं जो लता मंगेशकर जी हैं उन्होंने कुमाऊनी की एक गीत गाया था, तो वो गाना उन्होंने इसी फिल्म के लिए गाया था। क्वेश्चन बनेगा लता मंगेशकर ने किस कुमाऊनी फिल्म के लिए गाना गाया था? तो रैबार फिल्म के लिए, ठीक है। ये आई थी 1990 में। जगतराम वर्मा फकीरा सिंह चौहान का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? तो जगतराम वर्मा और फकीरा सिंह चौहान, इनका संबंध जौनसारी गायकी से है। नेक्स्ट है, एक मुट्ठी बराबर कितने ग्राम होता है? तो एक मुट्ठी में कितने ग्राम होते हैं? 62.5 ग्राम यहां पर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप 8 मुट्ठी यहां पर जोड़ दें तो कितने ग्राम बन जाएगा? इसको 8 से गुणा कर देंगे, ये आपका 500 ग्राम बन जाएगा, यानी आधा किलो। और आधे किलो को 500 ग्राम को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? एक सेर कहा जाता है। तो एक सेर बराबर कितना होता है? 500 ग्राम। ये कुछ मापन प्रणाली है जिनको लेकर क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक सेर बराबर 500 ग्राम। इसके बाद जब आप 2 सेर को मिला दोगे, यानी इसको डबल कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1 kg। और 1 kg को क्या कहते हैं उत्तराखंड में? 1 कूड़ी, ठीक है। तो ये मापन प्रणाली है। जब हमने परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में और चैप्टर वाइज के फॉर्मेट में किया है, दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, वहां पर हमने डिटेल में इस चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। आपको यहां पर प्रश्न याद रखना है, एक मुट्ठी बराबर कितने ग्राम होता है? 62.5 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एक पाथा कितने किलोग्राम के बराबर होता था? देखिए, एक पाथा जो होता है ये 2 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। जब पंवार वंश का यहां पर शासन था और गढ़वाल में अजयपाल शासन कर रहे थे, तो उनके शासनकाल में जो व्यापारी थे वो काफी ज्यादा धांधली करने लगे थे। 2 तरीके के जो पाथे होते थे, जो बाट होते थे, ठीक है, वजन तौलने के लिए, उनका इस्तेमाल करते थे, लोगों को धोखा देते थे। तो अजयपाल ने एक इसका रास्ता निकाला और उन्होंने धर्म पाथे की शुरुआत करी, ठीक है। तो अजयपाल का धर्म पाथा भी इसको कहा जाता है, जिसमें कितने किलोग्राम होते थे? ये एक सरकारी बाट होता था जिसका वजन फिक्स होता था 2 किलो, ठीक है। तो राज्य में एक पाथा कितने किलोग्राम के बराबर होता है? ये 2 किलोग्राम के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, एक नाली बराबर में कितने वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देना, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं, या एक नाली किसके बराबर होता है। तो एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर के बराबर, और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि एक नाली बराबर कितना होता है, 200 वर्ग मीटर। ठीक है, और इसके अलावा जो एक बीघा होता है, एक बीघा में कितनी नाली आ जाती है, तो एक बीघा में 2.5 नाली आती है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, जब हम भूमि को मापते हैं तो एक नाली बराबर 2.5 बीघा। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। मापन के लिए आप हमारी जो चैप्टर वाइज सीरीज है और जो वन लाइनर वाली सीरीज है वहां पर इनको डिटेल में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने यहां पर 36वां पार्ट कवर किया। 1800 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं और काफी हद तक हम किताब को यहां पे कवर कर चुके हैं। एग्जाम से पहले आपकी पूरी नोट्स की ये जो किताब है इसके नोट्स कवर हो जाएंगे, पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, और इससे आपका जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप इस पूरी सीरीज को वॉच कर लेंगे, आपके सभी प्रश्नों का रिवीजन यहां पर हो चुका होगा। क्योंकि हम ना सिर्फ किताब के क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं मैं सारे आपको साथ में ही रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आपके जो एक जैसे प्रश्न हैं, एक टॉपिक से जुड़े प्रश्न हैं, एक जगह पर आ सकें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।